आपके सिलेबस में, जीआईसी के सिलेबस में या अल्टीग्रेड के सिलेबस में जो दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, लिटरेचर की कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ग्रामर की चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो वो आएंगी। अब कितनी क्वांटिटी में आएंगी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें कई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली अगर आप एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक फील्ड में एक जो आइडिया लिया जाता है 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी होते हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े 20 या 30% कह लीजिए वो थोड़े मतलब मीडियोकर टाइप, या यूँ कह लीजिए कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो 10% होता है वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो वो किसी भी पोर्शन से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको समझने की ये ज़रूरत है कि मेंस में, अच्छा एक चीज़ और काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर कैसे मिला था, अलग मिला था, बुकलेट के साथ मिला था। तो मैं आपको बता दूं, हमें मिला था बुकलेट कम आंसर शीट, मतलब ये जिसमें बुकलेट में क्वेश्चंस थे उसी के नीचे आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ था, उसमें लिखना था। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना कि कितना लिखना है आपको। दूसरी चीज़, उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर भी अलग से मिला हुआ था, मतलब क्वेश्चन पेपर घर लाने के लिए भी मिला था, और जो आपको अलग से बुकलेट मिला था जिस पर लिखना भी था वो आपको उस पर लिख करके उसको जमा कर देना था। क्वेश्चन के साथ था वो आंसर के लिए लिखा हुआ था, बाकी क्वेश्चन बुकलेट अलग से घर लाने के लिए भी मिला हुआ था। तो क्वेश्चंस इसमें भी अगर आप बात करें तो मेंस के क्वेश्चंस किस ढंग से सेट हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस तो नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर के कितने आएंगे। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स वालों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। जीआईसी मेंस जो हुआ था, मैं बात जीआईसी मेंस की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक एलटी का कोई मेंस हुआ नहीं है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में वही है, उससे जो हम कुछ कंक्लूड कर पाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट में उसका भी पैटर्न अलग था। अभी एक केमिस्ट्री वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो है 20 नंबर या 25 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, और फिर बाकी 10 क्वेश्चन अलग से थे, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर आपको सर ने शेयर किया हो वो क्वेश्चन पेपर तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर अभी तक ना भी पहुंचा हो तो मैं बताता हूं आपको, जिस तरह से उसमें क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर यही था। इसमें सर क्या मैं पेपर अभी इधर से शेयर कर दूं? हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, दिखता रहेगा बच्चों को। बिल्कुल सर, शेयर कर दीजिए। जी ठीक है सर, बताइए। मैं तो आप क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं 25 नंबर के 5 क्वेश्चंस आए हैं 125 मार्क्स के। उसके बाद 5 क्वेश्चन आए हैं 15 मार्क्स के, तो 25 के 5 और 15 नंबर के 5 क्वेश्चंस सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये है। ये तो क्लियर है, ठीक है। सेक्शन सी काफ़ी ज़्यादा, इसमें डिवीज़न के बाद सब डिविजन्स हैं, वो काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसने काफ़ी इसको लेंदी बना दिया। सेक्शन सी में लिखा है 10 इंटू 10, यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन किस रंग के हैं आप देखिए। उसमें एक क्वेश्चन है जिसका सब डिवीजन है 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये हुआ 10 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, और लास्ट में 1 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो ये जो पैटर्न है, उसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन अलग से दिया, फिर 1 इंटू 10 दिया, मतलब 10 क्वेश्चन अलग अलग 1-1 नंबर के, फिर अगेन 1 इंटू 10 है, 1 इंटू 10 है। तो इस तरह से अब आगे लास्ट में 2 इंटू 5 करके दिया हुआ है। तो ये जो डिवीज़न है, ये जो पेपर है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी बना दिया है। और मुझे लगता है इससे होगा क्या, अगर आप शुरू में ही सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो एक बार हो सकता है कॉन्फिडेंस हिल जाए कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। आपने और भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आप ये जानिए कभी भी जब आप कंपटीशन के लिए उतरते हैं, हालांकि हम एकेडमिक फील्ड के कंपटीशन की तुलना एसएससी
या सीडीएस वगैरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, पीजी किया होगा, हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो वो एकेडमिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो क्वेश्चंस वैसे ही बनाए जाते हैं, मतलब वो टाइम टेकिंग वाले नहीं, वो जितने टाइम पीरियड के लिए होता है वो क्वेश्चन पेपर वैसा ही बना होता है। मतलब कि अगर आपके अंदर ठीक कैपेसिटी है तो आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो सिंपली आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, खास करके मेंस वगैरह की मैं अगर बात करूं, या जो कंपटीशन के अलग एग्जाम्स हैं, एसएससी का जैसे आप देखेंगे 2 घंटे में जो है अभी का जो पैटर्न चल रहा है टीयर 1 में, 2 घंटे में 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन हैं, कहने को 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 100 कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी भी है तब भी आप 90 जाएंगे, 90 प्लस जाएंगे। 100 कर पाना लगभग मुश्किल सा है, जो बहुत महारथी हैं वो करते हैं। तो वो होता है प्रैक्टिस टेस्ट या स्पीड टेस्ट बोले उसको। तो स्पीड टेस्ट में आपकी स्पीड चेक की जाती है। तो उस तरह से आप देखें तो ये मेंस वाला जो ये पेपर सर दिखा पा रहे हैं आपको, इसमें हाँ सर देख, जी बिल्कुल विजिबल है सर, देखिए साफ लिखा है इसमें सर, ऊपर थोड़ा सा करिएगा इसको। 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें देखिए देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये नाम के लिए केवल 20 है। देखिए सेक्शन ए में 5 जनरल आंसर क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप मैंने बताया आपको, सेक्शन बी में अगेन 5 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, वर्ड लिमिट भी दे दिया उसमें। सी में क्या लिखा है, कंसिस्ट 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद वर्ड लिमिट ऑफ 50 ईच। लेकिन जब आप उसको फर्दर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो कैसा उसको लेंदी बनाया है। और मैं आपको बताऊं, जो जैसा सर ने आपको बताया 6th पोजीशन, तो मैं तो सोचता हूं कि अगर मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया होता तो 6th के और ऊपर गया होता। मैं आपको बताऊं कुछ क्वेश्चन मेरे छूटे हैं। आनंद जी आप ये थोड़ा सा इन लोग को ये बताइए कि एग्जैक्टली आपने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने छोड़े थे? सर ये थोड़ा सा इन एग्जैक्टली लोग तो को याद idea नहीं है क्योंकि 3 साल पहले का डेटा है, उसके बाद कई सारे एग्जाम्स दिए हैं। अगर एक ही दे करके बैठा जी, जी। होता आदमी तो याद रहता है, लेकिन बहुत सारे जी, एग्जाम्स जी। होते रहते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चंस छूटे हैं मेरे। अच्छा ये लॉन्ग आपने सारे कर दिए थे 25 जी हाँ नंबर सर वाले? बिल्कुल किया था, क्योंकि वर्ड लिमिट है ना, तो जी। वर्ड लिमिट अगर आप चीज़ों से अवेयर हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। बात वही है कि स्पीड टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, टाइम को मैनेज करना है। और ऐसा अच्छा भी ये सेकंड जी जी बोलिए। ऐसा भी नहीं रहा होगा ना कि उस समय सारे क्वेश्चन जितने आए थे सब के आंसर मुझे मालूम ही रहे होंगे। एक आध जी। क्वेश्चन बीच में भी मैंने छोड़ा होगा जो नहीं एकदम नहीं आता रहा होगा, हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। जैसे आप कितनी भी तैयारी कर लें, वोकैब के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ इडियम फ्रेजेस ऐसे आ जाते हैं जो शायद आप पहली बार सुने। खैर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई तैयारी वैसी की नहीं थी, वो अपनी पीजी की पढ़ाई ठीक ठाक हो गई थी बीएचयू में, तो राइटिंग स्किल अच्छी थी इसलिए हो गया। खैर तो नीचे जाए सर, ये देख लीजिए आप लोग कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए सब में इतने सारे डिविजन्स हैं कि आप उसको देख करके ही परेशान हो जाएंगे। हालांकि अगर चीज़ें आपको आती रहेंगी तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं होगा, लेकिन लेंदी तो है। जैसा कि आनंद जी अभी क्या हुआ ना कि कई यूट्यूब चैनल वाले थे तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका ग्रामर और वोकैबुलरी का सेक्शन है जी तो वोकैबुलरी तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो लोग, जी और जी जो ग्रामर का सेक्शन है उससे वो बता रहे थे कि केवल लेटर राइटिंग आएगा और डायलॉग राइटिंग आएगा जो अभी इनके सिलेबस में इंटीग्रेट के। नहीं लेकिन ऐसा अभी आप देखिए यहाँ पेपर में तो पूरी तरह से देखिए कैसे आया हुआ है। नहीं, आप सर एलटी का प्री का पेपर देख लीजिए। जैसे बहुत से बच्चे इस बात के लिए नाराज थे जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है, उनको लगा ग्रामर से कुछ पूछा ही नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं पूछा, 5-7 क्वेश्चन तो आए थे उससे। जी जी जी। इसी को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एक सिलेबस जारी करता है, अब ये उसके ऊपर है कि वो किस पोर्शन से कितना पूछता है। आप ये कंप्लीट नहीं, अगर वो दिया होता कि हम इस पोर्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे तब आप बात करते,
जब उसने केवल सिलेबस दे दिया और उसमें से पूछ रहा है, देखिए ये सारी चीज़ें, तो जैसा यहाँ देखिए काफ़ी ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं और टाइम टेकिंग है बिल्कुल। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग तो ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक आप लोगों ने जो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन किए थे वो तो एक तरह से वन लाइनर टाइप का आप करते आए हैं, मतलब एक स्टेटमेंट सिर्फ नॉर्मल सा रहता है, एक सेंटेंस रहता है और आप उसका जवाब देते हैं 4 ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे आपको पूरा एक पैसेज ही मिल गया है और आपको अब इसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो निश्चित तौर पे बहुत हाई स्किल की जरूरत है आपको रिटन एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर लाने के लिए, ये तो आप लोग समझ लें। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब 4 ऑप्शंस रहते हैं तो आनंद जी बड़ा आसान हो जाता है ना, हम डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल जी कर जी, सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 4 में से कौन बेस्ट ऑप्शन है ना। तो अब यहाँ तो कोई आपके पास है नहीं कहीं से भी कि कुछ हिंट है कुछ है, यू हैव टू गिव योर आंसर ना, आपको अपना खुद का जवाब देना होगा और उसके लिए आपको पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, कितना दिमाग हिलाने वाला है। अभी आप देखें यहाँ पे चेंज द वॉइस एज रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्होंने बकायदा बताया है कि आपको चेंज कैसे करना है, ब्रैकेट में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करने हैं। तो मुझे निश्चित तौर पे ऐसा आनंद जी, मेरा इंट्यूशन कहता है कि अगर इन्होंने प्री में नहीं पूछा है ग्रामर तो शायद निश्चित तौर पे मेंस में कुछ बेहतर ग्रामर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा तो सही। बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं केवल लिटरेचर आएगा, लिटरेचर केवल आएगा, ग्रामर भी आएगा क्योंकि अच्छा सेक्शन यहाँ पे इन्होंने ग्रामर के पूछे हैं ठीक ठाक। ट्रांसफॉर्मेशन ये देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद नीचे जो है आप देखिए सारे ट्रांसफॉर्मेशन के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद से ये जम्बल्ड सेंटेंसेस के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारे आपकी धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं पैसेज आया हुआ है, पैसेज के आपको आंसर देने पड़ेंगे। अभी तक तो अभी इस बार प्री में जो एग्जाम आया था आनंद जी, पेपर आया था तो पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था जी। उसमें तमाम बच्चे जो है 3 क्वेश्चन कर पाए, 3 या 4, बहुत कम लोग 4 कर पाए। तो अब जो ये यहाँ पे पैसेज है, यहाँ तो आपको जवाब लिखना है, तो ये भी है यहाँ पे, तो ऑप्शन भी नहीं आपको, तो ये है ओवरऑल। तो आनंद जी कुछ फाइनल टिप्स आप देंगे इन लोगों को कि कैसे ये लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें जिससे आपकी तरह ये लोग भी टॉप 10 में आ पाए? जी सर। सबसे पहली बात, कुछ लोगों के कमेंट्स में अभी देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा दिमाग हिल गया, डरा दिए आप। तो आपको एक बात बताऊं, मेंस जो टर्म ही है, जब तक आप टीजीटी पीजीटी देते रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेंस टर्म से पाला पड़ा नहीं था। तो वैसे भी पहले से जो हम लोगों ने मेंस सुना था वो तो सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही तो सुना था। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में ही मेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे, बाद में और सारे एग्ज़ाम में टायर 1 टायर 2 टायर 3 सब हो गया और प्री मेंस का नाम पड़ गया। तो ये अपने, हाँ बिल्कुल, एलटी के माध्यम से आईएएस बनवाएंगे, ऐसा है। एलटी ही नहीं, जीआईसी के माध्यम से भी आप आईएएस, और मेंस का मतलब ही होता है भाई। और देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम लेने वाली संस्था कौन सी है। आप लोग तो आप लोग अवेयर होंगे, बस ये है कि हम लोग यहाँ पर अपने वो ट्रेंड नहीं लेकर के आते जैसा बिहार वाले कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर वाली बात। हम कभी नहीं कहते कि हम यूपीपीएससी टीचर हैं। हमें केवल जीआईसी लेक्चरर कहलाने में ही या गवर्नमेंट हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर कहलाने में ही गर्व होता है। हमें अलग से नहीं बताना पड़ता कि हम यूपीपीएससी से सिलेक्टेड हैं। लेकिन सच्चाई है कि अगर आपका एग्ज़ाम यूपीपीएससी ले रहा है तो मुझे इस बात का पूरा आइडिया था। इवन जब प्री होने जा रहा था एलटी का भी, एलटी में आपका जो जीएस का क्वेश्चन है, मैंने जब देखा उसको तो कई क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी करते नहीं हैं। जो देने वाले सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए चीज़ें आसान थी। तो मेरा ये मानना है कि यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाएगा वो अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करेगा, लेवल मेंटेन करेगा, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। ये वही वाली बात हो गई
जब किसी ने टी.एस. एलियट से कहा कि इतना कठिन क्यों लिखते हैं, थोड़ा ढंग का लिख देते, थोड़ा आसान लिख देते, आम आदमी समझ पाता। ही सेड इफ़ पीपल वांट टू रीड मी देन दे हैव टू इन्हेंस देयर लेवल। लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया मेंस करना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू एनहेंस योर लेवल एंड गिव योर 100% टू इट। सर ने कुछ टिप्स की बात की, तो देखिए मैंने पहले कहा कि जो एकेडमिक में अच्छे रहे होंगे उनके लिए मेंस लिखना आसान होगा प्री की अपेक्षा। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ये कहने सर मैं थोड़ा सा आपकी बात पे यहाँ कट करूंगा एक सेकंड जी। के लिए। एक्चुअली ये जो हमारे ज्यादातर एस्पिरेंट्स हैं, आपको बता दें कि ये लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर किसी बहुत बड़ी जो है प्राउड जिसपे फील कर सके ऐसे इंस्टीट्यूशन से ये लोग रहे हैं। ज्यादातर ऐसे लोग रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश में किसी तरह इन लोगों ने अपना एमए बीए कंप्लीट किया है। और ज्यादातर हमारे जो बैच में हैं महिलाएं हैं और जो पुरुष भी हैं वो भी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो लोग एक समय के बाद, जैसे हम लोग तो भाई एमए कर रहे थे उसी के साथ तुरंत लगे नौकरी पा गए, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो लोग का एक लंबा गैप हुआ, फैमिली थी, बच्चे हुए, बड़े हो गए, फिर उनको लगा कि अब हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। ऑनलाइन का ये जो फिर से एक नया लहर आई तो इसमें सबको मौका मिला कि यस हम भी अपने घर से रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसे ही हैं जो कि कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपके जो सजेशंस होंगे वो आप बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में पूछते रहें ताकि जैसे हम क्वेश्चन सर फ्री होंगे तो ले पाएंगे। चलिए सर। बिल्कुल सर, मैं उस तक जाने वाला था। मुझे पता है, मैं भी बच्चों को डील करता हूं तो मुझे आइडिया है। देखिए सिंपल सी बात है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से, तो वो हमसे आपसे नहीं लेने आएंगे टिप्स में, कोई दो राय नहीं। ये मतलब ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगी, सिंपल सी बात है, जिसको ज़रूरत होगी वही ना पूछेगा आपसे। तो ये तो आइडिया है ही। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, मैं उसके बाद उस पॉइंट पर ज़रूर आता जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे अलग से कोई आवश्यकता नहीं पड़ी मेंस के लिए। और बताऊं मैं आपको, मैंने कहा था लोगों से कि देखिए मेरा प्री निकलना मुश्किल है। मतलब आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड रिगार्डिंग माई प्री, आई वॉज 100% कन्फर्म रिगार्डिंग माई मेंस। मुझे पता था कि अगर प्री में निकल जाएगा, और आपको बताऊं मेरे समय में शायद 100 सीट्स थी और 13 गुना बुलाया जा रहा था। तो मैं एग्ज़ाम देने केवल इसलिए आया कि अगर 1300वां रैंक भी आ जाता है प्री में तो अंदर हो जाएंगे और फिर मेंस दे लेंगे। तो और मेंस दे लिया गया। रीज़न क्या है वही बताऊंगा। जैसे उस यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़े हैं, जिनको वो मौका मिला है, तो उन्होंने जाना है कि पढ़ाई करते कैसे हैं, आंसर्स लिखते कैसे हैं, तो वो चीज़ों को बता देंगे कि मेंस में कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने पीजी में आंसर्स लिखे हैं, तो उसमें कुछ मेन बातें तो ये हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जहाँ से पढ़ा, सर ने भी कुछ किताबें बताई होंगी आपको। मैं गुमराह बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है कोई नारायण सीरीज पढ़ें, आप कोई जैसे सीबीएसई में नंदलाल दयाराम टाइप की चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें पढ़ें। देखिए आपने अगर हिम्मत की है सारी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर से कुछ करने की जो है कोशिश की है, तो थोड़ा एफर्ट लगा करके इंग्लिश को सबसे पहले इंग्लिश में ही पढ़िए। देखिए बहुत बेसिक सी बात है। कहीं भी गलती से ऐसा ना हो कि हमें कुछ, नॉर्मली मैंने देखा है इंग्लिश पढ़ने वालों को भी, वो कहते हैं कि आप जो है ग्रामर की कोई ऐसी किताब बताइए जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो, है ना। डिक्शनरी में भी कई लोग जो है ये आदत डाले हैं, हिंग खोज डिक्शनरी का यूज़ करते हैं लोग ऐसे। तो आप पहली बात अपनी हैबिट बदलिए। अगर ऐसा है तो आपकी मोबाइल में या तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी हो, ऑक्सफोर्ड की हो, नहीं तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, मेरी वेबस्टर की डिक्शनरी है। तो सबसे पहले जो काम करना है, देखिए चाहे आप एलटी का मेंस दीजिए, जीआईसी का मेंस दीजिए, या भगवान करे आप यूपीपीएससी का या यूपीएससी का कोई मेंस दीजिए, तो इंग्लिश अगर आपको यूज़ करनी है तो इंग्लिश को जीना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, यू विल हैव टू लिव विद दिस लैंग्वेज, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस
At the same time, you must know that it's our tertiary language, it's a foreign language. है, ठीक है, लेकिन उसको जीना शुरू करिए, उससे प्यार करिए, ठीक है। तो आदत में वो आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और टेक्स्ट मैं तो नहीं कहूँगा कि अभी मेंस के लिए आप लग करके पूरा टेक्स्ट पढ़ें सारा कुछ। और चूँकि अब तो ऑनलाइन मतलब हम लोगों के समय तक तो एआई उतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो सब कुछ खोज करके ला करके आपको दे दे। गूगल सर्च करते थे, वही मंडराते रहते थे, है ना। हालांकि गूगल था लेकिन एआई उस लेवल तक नहीं था। अब तो एआई भी आ गया, आपका काम और आसान हो गया। जो भी टेक्स्ट सिलेबस में हैं, सारे टेक्स्ट के अच्छे कोटेशंस अपने लेवल से तैयार करिए। अपने सबसे पहली चीज़, ठीक है, आप कोचिंग से जुड़े हैं, कोचिंग के जो नोट्स हैं वो ठीक है, उससे पढ़िए आप, लेकिन आप अपने लेवल से भी नोट्स तैयार करिए। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हो सकता है ये कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के वैल्यूज से मेल ना खाता हो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन के दिनों में हमारी क्लासेस नहीं चलती थी। हम एक नॉर्मल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, झारखंड में धनबाद में एक कॉलेज था जहाँ क्लासेस पूरे 3 साल में मुश्किल से 10 दिन चली हैं ग्रेजुएशन में। आई वॉज लकी इनफ टू बी देयर इन PG एंड BHU। तो जाना पड़ता था एक जगह पढ़ने, एक बड़े अच्छे सर मिले थे, प्रोफेसर, तो वो नोट्स लिखवाते थे, हम लिखते थे। तो कई बार उनको पता चला कि किसी और ने नोट्स मांगा, मैंने उसको नोट्स दे दिया लिखने के लिए, तो सर दबी जबान में कहते थे कि ये मत दिया करो, मतलब तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, फ़ायदा कोई और उठा रहा है। मैं ये दावा करता था, इसको घमंड में मत लीजिएगा, मैं ये दावा करता था कि मैं अपना नोट्स आपको दे दे रहा हूँ, 4 लोगों को और दे दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप मेरे जैसा लिख करके दिखाइए। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो आपका अपना भी तो कुछ होता है। रटंत विद्या हर जगह नहीं लगानी है आपको, आपका अपना तो कुछ ऐड करेंगे आपने, तो जो मैं अपना ऐड करूँगा वो तो अलग होगा, वो यूनिक होगा। देखिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग जितने जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सबको एक ही मैटर मिलेगा, तो मुझे बताइए, तो अगर ऐसा होता ही भी है, क्लास में भी ऐसा होता है ना कि एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा टॉप करता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई क्वालिफाई भी नहीं करता। रीज़न क्या है? जब सब कुछ सेम है फिर भी कोई बेस्ट कैसे हो जा रहा है, कोई वर्स्ट कैसे हो जा रहा है? तो उसके पीछे वजह है कि आप अपना कितना ऐड कर रहे हैं। तो अपने तरफ से अब मैं वही है कि आपको क्रीम बटोरनी है ना, दूध से काम नहीं चलेगा, क्रीम बटोरिए। क्रीम क्या है? लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं उसके जो अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं, अच्छे अच्छे कोटेशंस आपको हर वर्ग के नहीं 10 तो 5। अब उसमें भी एक बात है, कुछ लोग ये कंप्लेन करेंगे कि बड़े लंबे लंबे कोटेशंस हमको याद नहीं होते। मत करिए याद। पहली चीज़, अगर आपने हाई स्कूल इंटर में थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इक्वेशन याद किया होगा, तो टीचर्स बताते थे ना, बोर्ड पर लिखिए बार बार, या कॉपी पर बार बार लिखो, बार बार लिखने से वो चीज़ें याद होती हैं। तो एक तो ये है कि कोटेशंस अगर आपको याद करने हैं उसको आप बार बार लिखिए। लंबा ज़्यादा पड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं, आपको इतना लंबा नहीं चाहिए, आपको 2-2 लाइन के कोटेशन नहीं चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उतना करिए। अगर 2 लाइन कर पा रहे हैं 2-2 लाइन के कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं उसमें एक लाइन जो ज़्यादा अच्छी आपको अपनी टेस्ट को देखिए। मेरा ये मानना है, पढ़ाई हो या नौकरी, अगर आपके टेस्ट के हिसाब से तो मज़ा आता है। तो अपने नोट्स का मज़ा ये है कि आपको हो सकता है कि एक टेक्स्ट आपने पढ़ा, वही टेक्स्ट किसी और ने पढ़ा, दूसरे को दूसरा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वो ज़्यादा उससे जुड़ जाता है, आदमी एसोसिएटेड हो जाता है। कीवर्ड्स कह लीजिए, मैं कहूँगा जो भी शब्द आपको ज़्यादा अच्छे लग गए हो, लगता है पढ़ने के बाद लगता है मज़ा आ गया, तो जो वर्ड्स आपको ऐसे जो खुशी देते हैं वो याद रह जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। यानी या तो आप लाइन्स याद करिए, लाइन्स याद नहीं हो रही हैं तो आप फ्रेजेस याद करिए, और अगर फ्रेजेस भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो वर्ड्स याद करिए। वो याद करिए, मैकबेथ, दाउ हैड मर्डर्ड स्लीप नो मोर। अब ये इतना लंबा है तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा है, पहला वाला छोड़ दीजिए, स्लीप नो मोर याद कर लीजिए। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। पूरा याद है, बहुत अच्छी बात। नहीं याद है, हाँ बिल्कुल, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो
लाइफ इज अ टेल, एक तो फ्रेज ये हो गया, एक सेंटेंस भी हो गया। टोल्ड बाय एन इडियट, हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे। कुछ नहीं याद है तो साउंड एंड फ्यूरी, आप साउंड एंड फ्यूरी एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड में, साउंड एंड फ्यूरी। जो भी फ्रेज आपको लगता है कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मेंस में इसको यूज़ करना है आपको विद इन कोटेशन, है ना। आप जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बाकायदे वहाँ रखेंगे। आपको मैं बताऊँ, आप जब अच्छे संस्थान से जुड़े होते हैं और अच्छे एग्ज़ाम्स देकर आते हो तो उसका एक फ़ायदा होता है, आपको पता होता है कि चीज़ें किस ढंग से इवैल्यूएट की जाती हैं। जैसे जो लोग कॉलेज से पढ़े होते हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बोलें कि सर हमने इसको ऐसे किया था, आपने यहाँ कम नंबर दिया, कुछ और ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी करेक्शन हो सकता है, या क्यों ऐसा हुआ। मतलब आप सोचिए कि नॉर्मली क्या होता है, हाई स्कूल इंटर में भी बोर्ड की कॉपियाँ जब चेक होती हैं, इस मंडल में एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं और मंडल में जा रहा है, कौन चेक कर रहा है पता नहीं। आप जब कहीं किसी डिग्री कॉलेज से पढ़े होते हैं, यही होता है, यूनिवर्सिटी का डिग्री कॉलेज एफिलिएशन होता है, कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं तो आपको पता है पढ़ा कौन रहा है, चेक कौन कर रहा है। और वहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलती है कि इवैल्यूएशन में लोग खोजते क्या हैं। सबसे पहली बात, चाहे वो हायर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का मेंस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जो कुछ भी हो, पेपर बनाना, कॉपियाँ चेक करना, हालांकि एमसीक्यूज़ तो प्रोफेसर्स नहीं चेक करेंगे, लेकिन मेंस की बात अगर आप करें, सिविल सर्विसेज का भी ऐसा ही होता है, प्रोफेसर्स को ही बुलाया जाता है चेक करने के लिए कॉपी। तो प्रोफेसर्स ज़्यादातर, अब यूपी में हो रहा है तो भाई जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के प्रोफेसर्स कंसल्ट किए जाएंगे, वो जा कर के इवैल्यूएट करेंगे। तो उनका टेस्ट कैसा है, तो उनका टेस्ट यही है कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने अच्छे कोटेशंस डाल दिए, दे बिकम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उससे कई बातें पता चलती हैं। उससे ये पता चलता है कि आपने टेक्स्ट पढ़ा है, उससे ये पता चलता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बड़ा अच्छा है, उससे ये पता चलता है कि आप चीज़ों को अप्लाई करना जानते हैं। नॉलेज का होता है ना, जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं, नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। तो उस चीज़ को कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप उस वर्ड को समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, टेक्स्ट के साथ ये काम करना है। और जो चीज़ें सब लोग बता रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, सब याद करें, ठीक है, आप अपने तरफ से अपना भी कुछ करिए, एक्स्ट्रा ऐड करिए लिटरेचर में। ये हो गया, टेक्स्ट की बात हो गई। दूसरी बात कहूँगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कभी भी कोई आंसर आप लिखते हैं तो सीधे मुद्दे की बात पर, लिटरेचर का यही तो होता है, कहते हैं है गालिब का अंदाज़े बयां, और तो आपको अंदाज़े बयां बदलना पड़ता है ताकि आप अलग दिखें। और अलग दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधे आंसर पर नहीं कूदेंगे, आप पहले थोड़ा बिल्डअप बनाएंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे। और वो माहौल कैसे बनाएंगे, जब आपके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, जब आपके पास सोशियो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, लिटरेरी बैकग्राउंड होगा, और वो हवा में नहीं, वो एकदम क्लियरली। और बड़ा आसान है ये तैयार करना। अगर आप अवेयर होंगे एडवर्ड एल्बर्ट की किताब से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके शुरुआत के 2-2 पेजेस मैं कहूँगा सबको, एलटी वाले, जीआईसी वाले, अब तो जीटीसी में भी मेंस होने वाला है, जो जीटीसी के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी यही बात। हालांकि आप लोग कहेंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता उसके बारे में ज्ञान देने के लिए, सर से पूछ लीजिएगा। तो अच्छा ठीक है, कोमल जी ने कहा क्वेश्चन के एग्जांपल देके समझाएं, ठीक है करेंगे बात, अभी ऐसे भी बात कर सकते हैं। जैसे ठीक है, अब चूंकि वही बात ही कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। कोई, मुझे लगता है कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें शुरू में ही, राइट। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखिए इसमें की टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, और ट्रेजिक हीरो है। इस चीज़ को पकड़ना है।
तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तक पहुंचने से पहले आपको ट्रेजेडी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और जैसे ही ट्रेजेडी के बारे में आपको बात करनी होगी, बिना एरिस्टोटल के आप बात कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एरिस्टोटल के पोएटिक्स की से शुरुआत करेंगे। हालांकि एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ट्रेजिक हीरो के, वो सारे शेक्सपियरियन हीरो में नहीं हैं, वो डेविएट करते हैं, है ना, क्योंकि सपूत थे, शायर लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। याद करिए आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वुड, आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय। तो शेक्सपियर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज्ञान लिटरेचर की बड़ी खूबसूरती है, आप कोई भी चीज़ कहीं भी पढ़ें, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको रिलेट करने आना चाहिए। तो आपने एरिस्टोटल की ट्रेजेडी पढ़ी, ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ा, कहाँ से वो शुरुआत हुई, और उसको अगर शेक्सपियर ने ट्रेजिक हीरो बनाया, नहीं देखिए वर्ड्स लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 25 के क्वेश्चंस की ना, लॉन्ग आंसर टाइप की बात कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है, यही तो सीखना है, और अगर आपकी तैयारी वैसे नहीं है तो इसीलिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो बात वही है। अब बीच में आप लोग ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, मैं घूम जा रहा हूँ। खैर, विनोबा भावे से किसी ने पूछा आपको तैयारी कब ज़्यादा करनी पड़ती है, जब 5 मिनट बोलना हो, जब आधा घंटा बोलना हो? तो उन्होंने कहा जब आधा घंटा बोलना हो तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, 5 मिनट बोलना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वो सारी बात मुझे 5 मिनट में कहनी है। तो आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है शॉर्ट वाले में। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत आप डेविएट हो सकते हैं। और ऐसा किसी ने पूछा कि ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, तो इंट्रो में ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको यही बताना है ना कि ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट या ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट जो है एरिस्टोटल में आया है, पोएटिक्स में आया है, किस चैप्टर में कैथारसिस की बात की है उन्होंने, क्या क्या कुछ एलिमेंट्स है, बस एक तो मतलब एक पैराग्राफ लिख लीजिए, बस हो गया इंट्रो। बहुत लंबा मत जाइए, क्योंकि बहुत डेविएट हो जाएंगे। वो तो हमारी एक मैडम थी, बोलती थी बीटिंग अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश बेटा। एपी बराट मैम। तो जी, तो वो नहीं करना, आपको जो है थोड़ा सा इंट्रो देना है, उसके बाद मेन मुद्दे पर आ जाना है, फिर बात करनी है। अब शेक्सपियरियन हीरो की बात कर रहे हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें, तो थोड़ी बात शेक्सपियर की तो करनी पड़ेगी ना। अब कौन था शेक्सपियर? हमको ये मान के चलना कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना है, उसके बाद मेन मुद्दे पर आ जाना है। आपको बता देना है कि कैसे मेनी टाइम्स पोएटिक जस्टिस फॉलो नहीं हुई, कैसे अभी देखिए क्वेश्चन आया था कि कौन सा राइटर है जिसने शेक्सपियर पर कहा कि प्रॉप्रिएटी को फॉलो नहीं किया इन्होंने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना। तो क्या आरोप लगे हैं और किस तरह से शेक्सपियर पहले ही डिफेंड कर चुके, मतलब वो तो पहले ही अपने वर्क में बता चुके हैं। हाँ, say what you ought to, don't say what you no say what you think, don't say what you ought to। खैर, तो देखिए लिटरेचर के आंसर को अगर आप थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत कल्चरल थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ा है, तो ये कुछ ऐसे लेंसेज हैं जिनको आप अप्लाई करके हर आंसर को बड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। अब तक नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना और उसको इलेबोरेट करना। तो करना क्या है आपको, थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा वो मेन कंटेंट जिसकी बात कर रहा है वो, और फिर अगर उससे रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म है, किसी थियरिस्ट ने कुछ कहा है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बहुत लोड मत लीजिए। अगर पता है, और फिर वही कहूँगा, अगर पता है तो ज़रूरी नहीं वो जो बाकी सब्जेक्ट में आप पूरा करते हैं ना, सोशियोलॉजी या इतिहास वगैरह में आप पूरा देते हैं कि फलां का कथन है, उन्होंने ये कहा, आपको पूरा नहीं करना, मेन बात करिए, बस मेन फ्रेज की बात करिए। जैसे जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, पोएटिक जस्टिस फ्रेज यूज़ हो जाए, प्रॉप्रिएटी वर्ड यूज़ हो जाए, हो जाएगा, ठीक है। प्रेफेस टू शेक्सपियर जो उनका वर्क है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है, उसकी बात हो जाए। मतलब सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि
मेंस वगैरह एग्ज़ाम का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने ज़िंदगी भर जो पढ़ाई की है ना, सब उड़ेल दीजिए जा कर के वहाँ पर, बस रिलेट करिए। अगर रिलेट कर पा रहे हैं आप, वही बात है, लिमिटेशन क्वेश्चन के वर्ड्स तय करेंगे कि आपको कितना उड़ेलना है, कितना बचा करके रखना है। जब ज़्यादा उड़ेलना है तो सारा उड़ेल लीजिए, जब कम करना है तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको उड़ेलिए, बाकी को बचाए रखिए अपने पास। ठीक है, तो रही बात हो रही थी, एक तो कोटेशन हो गया, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने कहा हर पेज का 2-2, वो पूरा तैयार कर जाइए। और अगेन उसकी भी तैयारी वैसे ही करिए, खुद से पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार में समझ में ना आए 2 बार 3 बार 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 पढ़िए, और वहाँ देखिए कौन सा वर्ड ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं, अब एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, जैकोबिन पीरियड की बात करेंगे, और रेनेसांस रिफॉर्मेशन नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ पर ग्लोब थिएटर में आया, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो वहाँ से उन चीज़ों को निकाल करके आपको नोट कर लेना है। और तीसरी बात मैंने बता दी आपको, थियोरी वाली, थियोरी थोड़ा पढ़िए। मैं जानता हूँ, हम लोग भी जब पीजी में थे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे पेपर थे जो हमको समझ में नहीं आते थे, ख़ास करके जो धृति मैम पढ़ाती थी, जिस तरह से लगता था सब सिर के ऊपर से जा रहा है। सर आपका क्या अनुभव रहा है? मैं तो कहूँगा ये पब्लिक प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, तो नहीं, मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें समझ में आए सभी को। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहने का ये है कि आप लोग जो पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आए, तो जो समझ में नहीं आ रहा उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, बार बार पढ़िए, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लीजिए और उसको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करिएगा समय के साथ। थियरी में जितनी चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, मार्क्सिज्म हो गया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो गया, या क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म, ये सिंपल चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना। तो वो सारी चीज़ें, इन्होंने कमेंट कर दिया तो हमारा ध्यान चला गया उधर, नहीं तो जाता भी नहीं तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आप अनुभव करते हैं, मार्क्सिज्म, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, कुछ हद तक कैपिटलिज्म अगर थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, कैसे हम मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप जब उसमें डीपली जाते हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल थियरी में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है पढ़ने पर दिमाग ख़राब हो जाएगा, लगता है कि जब इवन आप जब लिंग्विस्टिक्स के कई इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं कठिन तो दिमाग ख़राब होने लगता है, लोगों को लगता है कि इतना कठिन पढ़ना है तो लिटरेचर क्यों लिया, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस, और साइंस की चीज़ें जब आपको समझनी होती हैं वहाँ पर आप कुछ भी नहीं फेंक सकते, वहाँ पर आपको टू द पॉइंट आंसर करना होता है। पिजिन क्या होता है तो वही होता है, क्रियोल क्या होता है तो वही होता है, कुछ अलग से गढ़ नहीं सकते। डायलेक्ट लैंग्वेज में क्या अंतर है वो है तो है ना। तो वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा परेशान करती हैं लिटरेचर वालों को। लेकिन जितना भी जो आपको अच्छा लगता है आप वो थ्योरीज पढ़ जाइए, कुछ तो क्रिटिक्स का नाम आना ही चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर थियरी समझ में नहीं आ रही मत पढ़िए, क्रिटिसिज्म पढ़िए, बाकी सब तो खैर अगर चलाएंगे तो थियरी पढ़ाएंगे ही आपको। माने देखिए सब कुछ समझ में अगर आपको आ ही जाएगा तो फिर आप पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए। उसके अलावा आनंद जी अभी वीरू राजभर जी जुड़े हुए हैं। जी जी आनंद जी अभी वीरू राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इन लोग को स्पेशली जो थ्योरी का सेक्शन है जी का वो डील कर रहे हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। अभी उन्होंने मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, बहुत बढ़िया, पोस्ट कॉलोनिज्म बताया, अभी और आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को समेट दिया, मेंस का आंसर आपको कैसे लिखना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो है ओपन है। आप लोग कोई भी आप लोग का इशू है, प्रॉब्लम है, ना समझ में आ रहा हो, यू कैन आस्क।
ये मौके हमेशा नहीं मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे दो टाइप के क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स का, तो हमें क्या प्रैक्टिस 200 वर्ड पे करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन 200 वर्ड का दे देंगे या कौन सा 150 वर्ड का। तो क्या हम 200 वर्ड्स का डायरेक्टली करें कि कम में आज इसको कंसाइज कर ले, या फिर जैसे जो छोटे टॉपिक हैं, टर्म्स वगैरह हो गए, इसको 150 में ही तैयार करें? ये सर बहुत है, क्योंकि पता चल रहा है कि वो कॉपी, जैसे आपने बताया कि कॉपी दी रहेगी, उसमें वर्ड लिमिट रहेगा, उसके आगे आप नहीं कर सकते, तो उतने में ही हमको अपनी सारी चीजें कंसाइज करनी है कि हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखना नहीं पता कि हम स्टार्टिंग किए और पूरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई और वो पेज खत्म हो गया। तो ऐसे में सर क्या करें, प्लीज गाइड करिए। देखिए उसमें ये क्वेश्चन जैसे एक इंडिविजुअल ने पूछा है, मुझे लगता है इसका आंसर भी इंडिविजुअल्स पर ही डिपेंड करेगा। जैसे कुछ चीज़ों को जो कंसाइज्ड वे में है तो उनको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों को बड़ी चीज़ों को कम में समेट देना आसान होता है। जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क क्या है? ज़्यादा बड़े को कम में कंसाइज करना। आप लिटरेचर वाले हैं, कम से ज़्यादा आप आसानी से कर सकेंगे, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर भी बात वही है इंडिविजुअल्स की। कम से ज़्यादा आप क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो क्लियर है कि आप बहुत वेल रेड हैं, तभी आप मेंस दे रहे हैं, तो आपके पास लिखने की कमी नहीं है। तो आपको कंसाइज वे में लिखने की आदत डालनी है, जहाँ ज़रूरत पड़ी आप उसको पढ़ा लीजिए। देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। याद करिए, कई बार ऐसा होता है जब हम सो करके उठते हैं, हमें कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो कई बार ऐसा होता है हमें उठने में देर हो जाती है, तो बहुत सारे काम हम स्किप कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है इसको नहीं करना, है ना। हमको पता है क्या स्किप करना है, लेकिन जब हमारे पास काफ़ी समय होता है तो हम आराम से सारा काम करते हैं, उसके बाद अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे लगता है कि आप कंसाइज वे में लिखने की आदत डालें। 15 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो करने की आदत डालिए और पढ़िए, खूब पढ़िए। इतना पढ़िए कि 15 नंबर वाले को 25 आराम से कर लीजिए एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि आपको ध्यान यही देना है कि कुछ पॉइंट्स छूटे नहीं, है ना। और कोई एनीबडी एल्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, निस्सी कह रही है मेरी आंसर की से टी वाले की बात कर रहे हैं सर। जी जी, मेरा अंदाज़ा कह रहा है सर कि जिस तरह से 7-8 हज़ार सीट है तो 80 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 7-8 हज़ार लोगों को करना है ना, उसमें क्या है 15 गुना ले रहा है। हाँ, तो 7 से 8 हज़ार लोगों को 9,700 कुछ लोग को मिला रहा है। अच्छा 9,500 बता रही हैं। चल 9,700 कुछ लोग को मिला। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं सर। मुझे लगता है कि जो 85 प्लस है वो सेफ़ जोन में हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टफ रहे हैं। उसमें तो 30 में मुझे लगता है कि कोई एक लिटरेचर पढ़ने वाला अगर 10 भी कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा। सर नमस्ते, राकेश कुमार बोल रहे हैं। ये कह रहे थे कि क्या कोई वर्क, पार्टिकुलर वर्क को लेकर कोई इस पे कमेंट आएगा, या पार्टिकुलर कोई वर्क पे कोई लिखने को आएगा, या जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर है इस टर्म को लेकर केवल आने वाला है? देखिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिलेबस में ऐसा नहीं दिया है। सिलेबस में क्या दिया है, ज़्यादातर राइटर ओरिएंटेड दे दिया ना। अगर एक पर्टिकुलर वर्क देता है तो आप कंफर्म होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जब केवल राइटर दे देगा और उसके सारे वर्क्स आपको पढ़ने, तो वो कहीं से पूछ सकता है। और इसके बारे में श्योर इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि केवल एक बार एग्ज़ाम हुआ है। मैं फिर से बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न से एग्ज़ाम हुए हैं उसी ढंग से होंगे। मतलब जिस तरह से आपने देखा काफ़ी लेंदी पेपर है, तो एलटी वाला इतना लेंदी नहीं होगा, जब भी होगा इससे थोड़ा आसान होगा, लेकिन वो कहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से करेंगे इसका कोई ठीक नहीं। हेलो सर, लेकिन सर एलटी में तो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है सर, पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे इस राइटर का ये वर्क आपको पढ़ना है, तो क्या ऐसा उस वर्क से तो क्वेश्चन आ सकते होंगे सर? एलटी की बात आप करें, बिल्कुल एलटी में वो दिया है ना कि राइटर, किस राइटर का क्या वर्क पढ़ना है। यस सर, यस सर। हाँ तो ठीक है, वहाँ से बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, तब तो ज़्यादा संभावना है बनने की।
मैं ये कहना चाह रहा था कि जीआईसी में जो नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार नहीं देगा, वो दे सकता है क्योंकि वो फ्री है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एलटी से तो ज़्यादा संभावना है कि वैसे चीज़ें आएंगी। इसीलिए आपको वर्क ओरिएंटेड, मैंने शुरू में ही कह दिया था ना कि आपको किस ढंग से कोटेशंस याद करने हैं। जब आप याद करेंगे उस पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चन आता है या उस राइटर से आता है, तो वहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक पर्टिकुलर राइटर को तैयार किया, जैसे मान लीजिए कि आपने कीट्स के कई कोटेशंस तैयार कर लिए, या कीट्स नहीं कि आपने वर्ड्सवर्थ कर लिया, कोलरिज आ गया, या आपने कोलरिज कर लिया, वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन आ गया, तो दोनों समकालीन है, दोनों में कई चीज़ें हैं, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। कई बार लिटरेचर का ये भी एक तरीका है, आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट से भी चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर भी उसको आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर अलग हैं। और सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे तो लगता है मुझे सब आता है, जैसे मैंने इस बुक से भी पढ़ लिया है, पता नहीं वो वर्ड कहाँ चले जाते हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो फिर ये सर ने मुझे बताया इसका सोल्यूशन कि हाँ आप लिख के प्रैक्टिस करो। ये बात है, मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन सर आप भी अगर कुछ टिप्स देना चाहे कि इसको मैं कैसे एनहेंस कर सकती हूँ। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं और याद मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे, वो आपके पैसिव वोकैब का हिस्सा बन गया। आप उसको एक्टिव वोकैब नहीं बना पा रहे, एक्टिव वोकेबुलरी नहीं बना पा रहे हैं। इसका ठीक ठाक उपाय यही है, पैसिव को एक्टिव करना है तो क्या करना होगा, उसको एक्टिवेट कर दीजिए, है ना। कोई जो है सुस्त पड़ा हुआ है, कैसे कोई जब जगता नहीं है तो कैसे उसको जगाया जाता है। कुछ घरों में पानी फेंका जाता है, कुछ घरों में जो है पिटाई होती है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको बाकायदे जो है उस वर्ड को अपने डेली कन्वर्सेशन में आप लाइए, उसको करिए यूज़। लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको उड़ाने दीजिए आप। ये तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इफ़ यू कांट स्पीक इंग्लिश विद योर लव्ड वंस, विद योर नियर एंड डियर वंस, यू मे यूज़ हिंग्लिश। आप अंग्रेजी ना बोलिए, आप हिंग्लिश बोलिए, हिंग्लिश बोलिए, उसमें अंग्रेजी के वर्ड्स ले करके आइए, वो आपके एक्टिव वोकैब का हिस्सा बन जाएगा और अपने आप उसको जो है आप कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई अचानक बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसका मूड खुश हो जाता है, तो सामने वाला कोई वर्ड यूज़ करता है तो मैं कहता हूं कि तो आर यू फीलिंग रिजुवेनेटेड, क्योंकि मुझे उस वर्ड को बार बार जो है यूज़ करते रहना है, ताकि बड़ा प्यारा शब्द है रिजुवेनेट। मैं गो वर्ड यूज़ नहीं करता। आप अगर अंग्रेजी सेंटेंस या इंग्लिश भी बोलना है, मैं डिपार्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं कभी मिक्स या ब्लेंड वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं उसमें एक है ना एलियमरेट, वो बल्कि केमिस्ट्री का वर्ड है, या उसको बोलते हैं एलगमेशन, है ना, एलगमेशन, एलगमेनेट। एक टर्म है एमेलियोरेट, ये सब एसएससी में सीखा था। एमेलियोरेट आप इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। एमलगमेट, यस, एमलगमेशन। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, वो आप अपनी बातचीत में यूज़ करिए। आप हिंदी बोलते समय उसका इस्तेमाल करिए, उसको बोलिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, सामने वाला भी एक वर्ड सीख जाएगा, आपका तो याद हो ही रहा है। दूसरा सबसे सटीक तरीका है, जो आप कह रही हैं कि आप पढ़ती हैं और चीज़ें याद नहीं रहती हैं लिखते समय, तो मैं कहूँगा आप कम पढ़ती हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ती तो ये नहीं होता, क्योंकि आप जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो आप उस दुनिया में चले जाते हैं। तो बार बार जैसे क्या होता है नॉर्मली, क्यों कोई भी वोकैब पर तैयारी करता है कोई इंसान, तो उसको कहा जाता है कि आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। क्यों कहा जाता है? ऐसा करने में क्या होता है, जो करेंट वोकैब्स होते हैं ज़्यादातर वो बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं और धीरे धीरे वो आपके पैसिव वोकैब का हिस्सा बन जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप उसको यूज़ करने लगें तो वो एक्टिव वोकैब का हिस्सा बन जाएंगे। तो जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा उतना पैसिव आपका एक्टिव होता चला जाएगा। यही एक तरीका है। और कोई एनीबडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है? गुड इवनिंग सर। अपना नाम भी बताएंगे आप लोग और फिर उसके बाद। गुड इवनिंग सर, मैं सोनम बात कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब 125 वर्ड का जो क्वेश्चन आता है
तो मैंने आज सोनेट पर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी थी। तो सर उसमें मेरे को समझ नहीं आया कि क्या पार्ट छोड़ना है, क्या लिखना है, तो मैं उसको कंसाइज नहीं कर पाई 125 वर्ड्स में। तो सर कैसे करें उसको, देखिए प्लीज कुछ गाइड कीजिए। देखिए आपने खुद अपनी बात कह करके पीछे वाली का एक आंसर दे दिया। जो किसी ने पूछा था ना कि कंसाइज वे में याद करना है, उसको बढ़िया करना है या ज़्यादा में करके उसको कंसाइज करना है, ये दिक्कत होगी। ज़्यादा कुछ आप अगर आपके पास रहता है तो उसको कैसे आप कम में करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, वो बात ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या क्या है जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग शेक्सपियरियन हीरो की, ट्रेजिक हीरो की। अगर यही क्वेश्चन 25 नंबर की जगह पर अगर 15 नंबर में आता तो जो बात हम एरिस्टोटल की थोड़ी डिटेल में जाके 4 लाइन में कर रहे हैं उसको हम 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे। जो शेक्सपियर का इंट्रो हम 4 लाइन में कर रहे हैं उसको 1 लाइन में ख़त्म कर देंगे। हम सीधे मुद्दे पर आ जाएंगे क्योंकि हमको उसको इलेबोरेट करना है, उसकी बात करनी है। या वो और कम में आएगा तब हम बैकग्राउंड में जाएंगे ही नहीं, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। यही तो होता है। देखिए आप में से कुछ लोगों ने, अगर कुछ लोग क्वालिटी वाले हैं तो बीएड किए ही होंगे। बीएड आप जब करते हैं तो आप तो ये सीखते हैं ना। नॉर्मली देखिए लिटरेचर वालों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब वो कोई मुद्दा डिस्कस करना शुरू करते हैं तो शुरुआत किए थे क की पहुंच गए क्या पर, बीच का पता नहीं क्या छूटा क्या बचा। हम डेविएट बहुत ज़्यादा होते हैं। बीएड की ट्रेनिंग आपको डेविएट होने से बचाती है। बीएड की ट्रेनिंग में आप देखा होगा ना, लेसन प्लान बनता है, पहले से प्लानिंग होती है, आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्यों होता है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे आंसर्स आएंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए बात वही है, ज्ञान अथाह है। जहाँ ज़रूरत है ज्ञानी बनने की, ज्ञानी दिखने की, वहाँ ज्ञान दिखाइए। जहाँ बहुत ज़रूरत नहीं वहाँ बहुत ज्ञान न दीजिए, वहाँ मुद्दे की बात करिए। तो मुद्दे की बात करना सीख जाइएगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन करना आराम से आ जाएगा। बाकी डिबेट होने में हम सब महारत हासिल किए हुए हैं। और कोई सर पैसेज के क्वेश्चन, हाँ हेलो सर पैसेज के क्वेश्चन अपने वर्ड में लिखते हैं कि जो पैसेज में दिए बस वहां से चूज करके लिखने होते हैं? देखिए ये आप टीचर बनने जा रही हैं, एकदम क्लियर रखिए। मेंस अगर आप लिख रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसेज का कोई वर्ड या कोई फ्रेज़ अगर ज़रूरी है वहाँ कोट करना तो कर दीजिए। बाकी आपका अपना आंसर अगर होता है तो वो तो बेस्ट है, तभी तो आपका आंसर यूनिक रहेगा। लेकिन हाँ, जब एग्जैक्टली पूछेगा कि वो चीज़ कहीं पर आ रही है, एग्जैक्ट बात वही है। देखिए इसका आंसर ये है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पैसे से निकल के आंसर आएगा। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा तो आपको खुद से लिखना है। हाँ, एनालिटिकल उसी को बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस को। बिल्कुल। और Good evening, sir. This is Anupma this side. Sir, I wanted to ask you that this is the first time I'm giving such type of exam. Like it has pre and it has mains both. So I have never given such exam. So how should I prepare? I mean, like how should I start preparing for it? You have already appeared in pre-exam, so preparation is half done. Now you'll have to go, forward for mains exam. तो मेंस में कैसे डील करना है उसके बारे में शुरू से चर्चा हुई है। पहली चीज़ तो ये है कि one thing I want to tell you very frankly. Yes, sir. जब आप फ्रेशर होते हैं तो उसका एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है कि आप अभी अभी पढ़ करके निकले हैं। ठीक है, देखिए जब हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी जैसे जिस लड़ाई में हम लोग हैं, अभी पीजी कंप्लीट किए हमें हो गए 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ था, तो अगर उस साल को देखें तो 9 साल हो गए। सर मेरी पढ़ाई छूटे हुए भी बहुत टाइम हो गया। अच्छा। एंड सर नोज अबाउट मी कि मैं एक्चुअली पहले कहीं और जॉब में थी, फिर मैं यहाँ आई एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और 2-3 महीने पढ़ के मैंने किसी तरह टीजीटी निकाल के आई हैव अ जॉब नाउ बिकॉज ऑफ सर ओनली।
और उसके बाद और सर की ही मोटिवेशन है कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी, बट मैं थोड़ी सी आई एम लिटिल कि थोड़ा सा मेरे अंदर डर है, बिकॉज पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं मेंस से ही स्टार्टिंग करूँ, कि मैं मेंस को ही पॉइंट मतलब रख के फोकस में रख के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करूँ ताकि प्री उसी में निकल जाए, या फिर मैं प्री के लिए अलग से प्रिपरेशन करूँ और फिर मैं प्री पहले निकालूँ, लाइक बेंचमार्क बनाऊँ कि पहले मैं ये टारगेट रखूँ फिर मैं वो टारगेट रखूँ, या मैं डायरेक्टली मेंस के हिसाब से ही नोट्स बनाना शुरू कर दूं अभी से, एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन पॉइंट, ये उसके बाद से फिर मैं हर चीज़ को क्लियर करती चलूँ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, और आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया तो पता चल गया कि मैं आपको फ्रेशर समझ रहा था, लेकिन आप फ्रेशर ज़रूर हैं लेकिन बीच में गैप वाली फ्रेशर हैं। कोई बात नहीं। देखिए मेंस और प्री का कंपैरिजन उस ढंग से करना मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी की बात है। ये बात सही है कि दोनों के लिए सिलेबस एक है, और ये भी सही है कि जब आप मेंस के हिसाब से पढ़िएगा तो उसमें प्री की चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन प्री वाला एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत डीपली नहीं जाना होता, आपको उसमें फैक्ट्स याद करने हैं। वही आंसर है जो है नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो आपको प्री के लिए नॉलेज बेस्ड की तैयारी करनी होती है, बाकी के लिए आपको मेंस की तैयारी करने के लिए इन दोनों के बारे में सोचना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मेंस को टारगेट में रखिएगा, और लेकिन हाँ, मेंस का मतलब पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना है। जैसे क्या होता है, मेंस में ज़रूरी नहीं होता, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप उतने डिटेल में नहीं जाते, आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, या एक कह लीजिए कि बहुत लार्ज लेवल पर आप चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली जाकर के पढ़ते हैं, ताकि एक एनालिटिकल माइंड, बेंट ऑफ माइंड आपका डेवलप हो, उस ढंग से आप आंसर कर पाएँ। तो बेहतर तो यही होगा कि मेंस को सामने में रख करके उसकी तैयारी अगर पूरी कर लीजिएगा अच्छे से, तो उसमें प्री आ जाएगा आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हाँ आप सर, बस यही जानना था कि जी। मतलब अगर मेंस की तैयारी करें तो प्री उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम डीप नॉलेज रखेंगे। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि साथ में आपको आपका तरीका जो है वो होना चाहिए। आपको नॉलेज बेस्ड को नॉलेज के पॉइंट्स बनाते रहने होंगे तो प्री क्वालिफाई करने के लिए, बाकी आप डिटेल में पढ़ते रहिए ना। ओके हाँ ओके बिल्कुल सर, ठीक है ठीक सर। है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर टू मीट यू हियर सर। थैंक यू। और चलिए, एनीबडी एल्स? चलिए देखिए, आप लोगों को कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं। जब भी प्लेटफॉर्म पे कोई आएगा तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और सब में तो भाई झंडा ही गाड़ा है, 6ठी रैंक लेकर आए हैं, टॉप 10 में हैं, तो आप सभी को निश्चित तौर पे सीखना है। और उम्मीद है कि आप लोग के प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, फिर भी यदि कोई बाकी है तो यू कैन आस्क। एनीबडी? मुझे लगता है आज के लिए इनफ है सर। हाँ, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा आनंद सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये क्या प्रश्न है, राधा प्रिया, व्हाट वी वे 50 पैटर्न फॉर लॉन्ग आंसर इन पॉइंट वाइज। अच्छा, इन्होंने पहले भी पूछा था, ये इनका जवाब देते चले, फिर हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। एक बार देख लीजिएगा। ये पूछ रहे पैटर्न होगा आंसर राइटिंग का, क्या पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ में लिखें? मेंस के जो एग्ज़ाम है सर, देखिए पीजी के इवन मैं आपको बताऊं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो कई बार मेंस में भी ऐसा होता है कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिएगा या हेडिंग डाल करके लिखने की कोशिश करिएगा तो माइंड यू आप लिख नहीं पाइएगा। इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर होगा ना कि हेडिंग डालने में, पॉइंट डालने में आपका समय निकल जाएगा। तो तरीका सही यही है, बेस्ट अप्रोच यही है कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें। ठीक है, अगर आपको कोई बात लगना है कि ज़्यादा फोकस करानी है तो उसको अलग पैराग्राफ में 2-4 लाइन में लिख दीजिए, बाकी आप पैराग्राफ वाला तरीका ही अपनाइए, दैट विल बी बेस्ट। क्योंकि आपको साथ में ध्यान रखना है कि आपको टाइम भी मैनेज करना है। इसका मतलब सर बच्चों को हेडिंग नहीं डालना है। जैसे कोई लॉन्ग आंसर आ रहा है तो उन्हें अपनी एक पॉइंट जो भी वो कहना चाहते हैं तो डिफरेंट पैराग्राफ्स में। जी, मुझे लगता है कि अगर आप हेडिंग डालने की आदत डाल लेंगे तो हेडिंग डालने में जाएगा समय,
समय जाएगा और आप बन भी जाएंगे। जी बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल उसमें बिल्कुल distraction बिल्कुल। के चक्कर में ऐसे थोड़ा बहुत आप डेविएट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने अपने दिया। आपसे जब हमारी बात हुई थी तो ये हुआ था सर 15 से 20 मिनट जो है बात सेशन चलेगा, उतने में बात हो जाएगी। लेकिन अब ये था कि देखिए, जब कोई स्कॉलर आता है तो इतनी ढेर सारी बातें रहती हैं कि वो खुद ही नहीं रोक पाता, वो बताता रहता है और समय बीतता जाता है। तो कुछ ऐसा ही था, और आप सभी ने भी लगातार प्रश्न पूछते रहे तो समय बीतता गया, पता ही नहीं चला। तो अच्छा, एक प्रश्न और आ गया है सर, कलरफुल चलते पेन, हैं, जाते हैं। उसका आंसर भी वही है जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। आपको लगता है कि आप कर लेंगे, सुंदर दिखेगा, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप सुंदर हैं, आपकी राइटिंग सुंदर है, तभी आप मेंस दे रहे हैं। तो आप आंसर को अच्छा इफेक्टिव बनाइए, कलर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि कलर बदलने में, पेन बदलेंगे उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा, टाइम जाएगा, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट बिल्कुल दिखा सकते हैं, टेबल वगैरह यूज कर, ये सब कर सकते हैं आप। बस ये है कि समय मैनेज करते रहिए। वैसे भी जो लोग थोड़ा बहुत कभी यूपीएससी या डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर को सुनते होंगे तो आप जानते हैं कि यूपीएससी के आंसर्स ऐसे ही इफेक्टिव तरीके से लिखे जाते हैं, है ना। आप जो है बाकायदे इलेबोरेट करके, क्योंकि चार्ट वगैरह में क्या होता है ना, चार्ट बना लीजिए, पाई चार्ट बना लीजिए, अगर वैसा क्वेश्चन है, हालांकि होता नहीं लिटरेचर में, तो क्या होगा, आप कम समय में ज़्यादा बात कह पाते हैं, वो थोड़ा इफेक्टिव तरीका है। बस ये है कि पेन अलग अलग मत यूज़ करिए, अलग अलग करेंगे समझ आएगा। एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इनको पता है सब कुछ। जी अगर जी आपने छोटा सा चार्ट बना लिया या जी। कोई डायग्राम बना दिया तो फिर उससे इम्पैक्ट आपका बढ़ जाएगा। तो आनंद जी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप ऐसे बीच बीच में समय जब भी आपको मिलेगा आप आते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, और अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसकी वर्षा, उसको शावरिंग जो है इन बच्चों के ऊपर करते रहेंगे। तो थैंक यू सर, वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। वेलकम सर।